अपनी मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करना गैर जमहूरी रवैया वन मैन शो है। ये जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स थे जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वन मैन शो खत्म करने के लिए बनाए गए कानून में तरमीम करके क्या दोबारा से वन मैन शो को ही बहाल करने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, जो कन्वीनियंट होता है वही किया जाता है। आप ये देखिए कि फरवरी 2022 से सितंबर 2023 तक उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, और हर रोज़ हम जो गुफ्तगू किया करते थे वो ये होती थी कि किस तरीके से वो बेंच फॉर्मेशन करते हैं और किस तरीके से उनकी बेंच फॉर्मेशन ने सुप्रीम कोर्ट को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, हम ख्याल जजेस और गैर हम ख्याल जजेस। और जो तमाम अहम कानूनी मामलात होते थे जिसका हुकूमत से ताल्लुक़ होता था वो तमाम हम ख्याल बेंचेस के पास जाते थे, और अक्सर हमें पता भी होता था कि फ़ैसला क्या आएगा, क्योंकि जजेस का पता तो फैसले का भी पता। अपने तमाम दौर में उन्होंने फुल कोर्ट को नहीं बुलाया। 184(3) जो है उसको रेगुलेट करने पर वो कभी रजामंद नहीं हुए। अपोजिशन एतराज़ उठाती थी कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, बार आवाज़ उठाती थी कि इन दोनों चीज़ों को खुदा के वास्ते रेगुलेट करो। इसलिए रेगुलेट करो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक आदमी का नाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस होता है वो वन अमंग अदर्स होता है। वो खसूसी उस तरह के इख्तियारात नहीं रखता जिस तरह के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रखता है, जिस तरह के वज़ीर आज़म रखता है। इसी तरीके से 184(3) पर भी बार कहती थी कि इसको रेगुलेट करने की कोई कोशिश करो, और अंदर से भी आवाज़ उठती थी। इस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं फायज़ ईसा साहब, उन्होंने इस मामले पर ख़त लिख के अपने चीफ जस्टिस को उन्होंने बाइकाट किया, वो बेंचेस में नहीं बैठे। और फिर आखिरकार जब उमर अता बंदियाल गए, और इस दरमियान में हमें पता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी आया, ये हुकूमत लाई इस सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए। ये अप्रैल 2023 में हुआ। वो लाकर उन्होंने कहा कि अब बेंच को बनाने का जो हक है इसको रेगुलेट किया जाए, लेकिन उमर अता बंदियाल नहीं माने, और जब गए तो फिर उस पर अमल दरामद शुरू हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को काजी फायज़ ईसा साहब ने कोर्ट को वापस किया। अब देखिए कैसे यू टर्न है जी। कि अब इस तरीके की उसमें अमेंडमेंट की गई है और ऑर्डिनेंस के जरिए से की गई है, और बेंच भी नए सिरे से बनने शुरू हो गए। और इस बेंच का जो सीधा सीधा मकसद है, देखिए, क्योंकि एक वो खुद है, एक सीनियर मोस्ट जज उनके बाद होता है सीनियर प्यूनी जज, और तीसरा उन्होंने खुद मुंतखब करना है। यानी एक खुद और एक उनका पसंदीदा मिलकर अक्सरियत बना लेगा उस कमेटी में, और जिस तरह वो चाहेंगे वो बेंचेस बनाएंगे। मैं नहीं समझता, या मुझे मालूम नहीं है काजी फायज़ ईसा साहब इसको कैसे लेकर चलेंगे, लेकिन जिस चीज़ के खिलाफ वो खड़े हुए थे आज मामला वहीं तक पहुंच गया है। ये पाकिस्तान की हुकूमत जिस वक्त अपोजिशन में थी उस वक्त जिस चीज़ के खिलाफ खड़ी हुई थी, और फिर जब हुकूमत में थी और उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया था, उस वक्त जिस चीज़ का इन्होंने असूली मौक़िफ़ लिया था उससे पीछे हट गए। मसला यह है कि इस वक्त हमें ऐसी अदालत चाहिए जिस पर सब लोग एतबार करें, ऐसे बेंचेस चाहिए जिस पर सब लोग ट्रस्ट करें। हमें इस वक्त कंट्रोवर्शियल बेंचेस नहीं चाहिए, लेकिन वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इस तरीके से अदालत को चलाने की कोशिश की जा रही है, अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत को इंतज़ामिया के नीचे लगाया जाए, इंतज़ामिया की मर्ज़ी के मातहत किया जाए। और अगर ये काम काजी फायज़ ईसा के दौर में होता है तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि सिवाय एक केस के उनके कोई कंट्रोवर्सीज नहीं है। उनका ओवरऑल जो रहा है, किरदार रहा है पूरे जुडिशल, उसमें वो एक बड़ा अच्छा किरदार रहा है। और इस वक्त हम जहां आए हैं उस पर दोबारा काजी साहब का, मेरे ख्याल में उनके हवाले से इस तरह के सवाल जो उठेंगे, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से दोबारा मुतनाज़ा होगी, जिस तरीके से उनके किए हुए फैसले मुतनाज़ा हो जाएंगे, तो ये एक कंटिन्यूटी होगी, और ये पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में कोई अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, अफसार साहब आपकी तरफ आते हैं। आईनी तरमीम पेश ना की गवर्नमेंट ने, फिर उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में तब्दीली आ जाती है और फिर इस पर इम्प्लीमेंट भी शुरू हो जाता है। हर चीज़ की टाइमिंग बहुत मैटर करती है। आप बताइएगा कि क्या ये टाइमिंग हुकूमती नीयत पर सवालात उठाती है? नीयत पर तो कोई पैमाना नहीं है।
बाज़ लोग नीयत जज कर लेते हैं, मैं नहीं कर सकता, और मैं इसलिए नीयत पे तो कोई जवाब नहीं दे सकता। इन जजेस की जिनके अभी जिक्र किया जैगम साहब ने बड़े तफसील से कि किस तरह हम ख्याल बेंच बन गया था, किस तरह अपनी मर्ज़ी के बेंच बना के मर्ज़ी के फ़ैसले लेते थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, आप नीयत की बात करती हैं ना, मैं नीयत की नहीं, मैं अमल की बात करता हूँ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, हम ख्याल बेंच ने उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया और बैठे रहे। जितना अरसा वो चीफ जस्टिस रहे, दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का केस नहीं लगाया। ये अमल था उनका, नीयत आप खुद उनसे जज कर लें। बदअमली को चेक करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था और उम्मीद ये थी कि लेटर एंड स्पिरिट में उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। हुआ क्या? हुआ ये, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी बनी उसको भी इस्तेमाल किया गया अपने सियासी मकासद के लिए जजेस ने। क्या करें फिर? इंतजामिया तो हम कहते हैं, हम सच क्यों नहीं बोलते कि पार्लियामेंट है, इंतजामिया नहीं है? और पार्लियामेंट क्यों इतनी गिरी पड़ी है? ये 2-3 जजेस, 4 जजेस मिलकर जो मर्जी करते हैं इस मुल्क के साथ, फांसी लटका दें, एक वज़ीर आज़म को घर भेज दें, दूसरे को, तीसरे को घर भेज दें, चौथे को तायाद नायल कर दें, तो किसी की नीयत, किसी के अमाल पे नज़र नहीं रखनी। पार्लियामेंट ने क्यों कर दिया ये? टाइमिंग पार्लियामेंट की ठीक नहीं है। और मुझे खुशी हुई है कि लोग यह मानते हैं कि काजी फाइजा के क्रेडिट पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सिवाय एक केस की, वो भी कंट्रोवर्सी बनाई गई है, उस पर भी एक बहस हो सकती है। यही काजी फाइजा के फेवर की दलील है कि उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं दिया। खुल के कहते हैं कि हम पब्लिक सेंटिमेंट के मुताबिक फैसले देंगे, आइन और कानून के मुताबिक नहीं देंगे। एक ऐसी शिक आइन की इस्तेमाल करके ऐसी सियासी जमात को रिलीफ दिया है जो एप्लीकेट नहीं है, जिस पे एक और मौजूद जज कह रहे हैं ये आपने बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट कायम कर दिया है। 187 को इस तरीके से इस्तेमाल करने में उस सियासी जमात को रिलीफ दिया जो बाहर खड़ी आई नहीं है रिलीफ लेने। तो ऐसे जजेस की अमाल को, मैं नीयत की बात फिर नहीं कर रहा, अमाल को चेक करने के लिए एक ऑर्डिनेंस आया है, जिन्होंने उस कमेटी को भी मिसयूज करना शुरू कर दिया था। उस कमेटी के बावजूद वहां एक ऐसा एक अलायंस बन गया जिसने फिर हम ख्याल बेंचेस बनाने शुरू कर दिए ताकि हम ख्याल फैसले आए उसी तरह जिस तरह उमर अता बंदयाल के दौर में या उससे पहले हो रहा था, साकिब निसार के दौर में हो रहा था, गुलजार के दौर में हो रहा था, आसिफ खोसा के दौर में हो रहा था। तो अब वो रूह जो है, वो बदरूह जो है, स्पिरिट जो है उस एक्ट की, उसको भी तो नाफिज करना है ना किस तरीके से। तो इसलिए ये तरमीम आई है। नीयत खराब होगी तो होगी, पार्लियामेंट है, सॉरी एक्ट है, ये ऑर्डिनेंस है, एक्ट है, बनना है, पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट सुप्रीम है, उठा के बाहर फेंक देगी, ये पास कर देगी, गलत पास करेगी। अब ये जो ऑर्डिनेंस की बातें हो रही हैं या जो लाने की कोशिश की जा रही है, फुल स्टॉप लग जाएगा आगे इन फ्यूचर? हम तो नहीं देखेंगे कि अब कोई और इस तरह की चीज़ देखेंगे कि जी फिर से अमेंडमेंट की बातें हो रही हैं, फिर से ऑर्डिनेंस लाने की बातें हो रही हैं? अमेंडमेंट लाने की बातें होती रहेंगी, पार्लियामेंट बनती इसीलिए। कानून जो है या आइन जो है ये अल्लाह की किताब तो नहीं है ना कि बदल नहीं सकती। आइन और कानून बदलने के लिए पार्लियामेंट का मतलब क्या है, लॉ मेकर्स का मतलब क्या है? लॉ मेकर्स का मतलब है कि इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इसलिए हर 5 साल बाद नए नुमाइंदे आते हैं। जो फलसफा है इसके पीछे वो तो यही है ना कि नई पौध आए, वो देखे कि जो लॉ 5 साल पहले बने थे या 10 साल पहले बने थे, क्या आज के दौर में वो रेलेवेंट हैं या उनमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है लॉ मेकिंग का, लॉ अमेंडमेंट का। ये कोई कास्ट इन स्टोन नहीं है। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ कलाम नहीं लेके आए तख्तियों पे जो बदलना नहीं है। ठीक है, ये बदलने के लिए है, आइन भी और कानून भी, जमाने को सूट करने के लिए। तो बस ये तो ये तो चलता पानी है और चलता रहना चाहिए। साहब आप ही कह रहे हैं जमाने को सूट करने के लिए है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये इसलिए क्योंकि अपने मफाद की को चेंज करने की कोशिश की जा रही है कि जी हम आ गए तो हमारे लिए क्या सूट करता है, हमने वो चीज़ लेकर आनी।